रचना मेहता है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी भाषा ज्ञान। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह भाषा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अशुद्धि शोधन। क्योंकि जो भी हम कहते हैं कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है या संपर्क भाषा है और एक बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर भारत में हिंदी बोली जाती है तो हमें हिंदी आती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी आती है हम तब कहेंगे जब हमें शुद्ध हिंदी बोलनी लिखनी पढ़नी आती होगी। तो जब हम लिखते हैं, बोलने में तो चलिए कैसे भी काम चल जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमें शुद्ध हिंदी लिखनी पड़ती है अगर हमें अच्छे अंक लेकर आने हैं तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ यानी कि गलतियाँ हम करते हैं हिंदी बोलते और लिखते समय और किस प्रकार उनका निवारण किया जाना चाहिए। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि अशुद्धियाँ यानी कि गलतियाँ, शोधन माने होता है उन्हें ठीक करना, गलतियों को ठीक करना। अशुद्धियाँ होती कितने प्रकार की हैं? तो ये है लिंग और वचन की अशुद्धि हम करते हैं, कारक की अशुद्धियां करते हैं, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया विशेषण की और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हमें इन संबंधी अशुद्धियां सीखनी है कि कैसे करते हैं और उनका निवारण कैसे होता है, तो पहले जो हमारी संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सभी विषयों पर मेरी पहले से वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप समझ जाएं कि इनकी संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हें समझते कैसे हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपके लिए इस विषय को समझना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियों की ओर। अब ऐसा है कि भाषा में, हमारी हिंदी भाषा जो है ना, अंग्रेजी के साथ ये समस्या नहीं है कि अंग्रेजी में वस्तुओं का लिंग नहीं होता। लिंग माने कि वह पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलाइन है या स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनाइन है। वस्तु ये हमें अंग्रेजी में नहीं सोचना पड़ता, लेकिन हिंदी में हमें सोचना पड़ता है कि पुस्तक है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कि दीवार है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब अगर हमें लिंग नहीं पता होता तो हम अशुद्धियां करते जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ठंडा हवा चल रहा है जबकि हमें कहना होता है कि ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब वस्तुओं का लिंग कैसे पहचाने, इस पर भी मेरी वीडियो है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स समझाई हैं, थोड़ी तकनीक समझाई हैं जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि वस्तुओं का लिंग पहचानते कैसे। अगर हमें पता है कि वस्तुओं का लिंग है क्या, मान लीजिए कि पुस्तक है तो हम पुस्तक रखा है नहीं बोलेंगे। यदि हमें पता होगा कि पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है तो हम कहेंगे कि मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखा है नहीं बोलेंगे। यदि हमें पता है कि बल्ला यानी कि बैट पुल्लिंग शब्द है तो हम बल्ला टूट गया कहेंगे, बल्ला टूट गई कभी नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं और जो दूसरी सामग्री होती हैं उनके लिंग पहचानने की विधि आप जरूर मेरी वीडियो में देख लीजिए। आप लिंग संबंधी अशुद्धियां नहीं करेंगे। अब वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए लड़का शब्द है, ठीक है, ये एक वचन है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है ना, तो ये है एक वचन। और इसका बहुवचन है लड़के, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। अब जब इसके आगे कारक लगता है, मान लीजिए ने को लिखना है, कारक ने को से, ये सब कारक चिन्ह है, ठीक है। मान लीजिए अब मुझे लिखना है एक वचन लड़के के लिए लिखना है कि लड़के, तो हम लड़का ने नहीं लिखेंगे, लड़का ने खाना खा लिया, तब हम लिखेंगे लड़के ने खाना खा लिया, लड़के ने खाना खा लिया, ठीक है। और अब हम
बहुवचन लड़के की बात करते हैं, बहुत सारे लड़के, ठीक है, तब हम लड़के ने खाना खा लिया नहीं लिखेंगे, तब हम कहेंगे लड़कों ने खाना खा लिया। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, लड़कों ने खाना खा लिया, उन्हें पता है कि ने को से लगता है, तो एक वचन का लड़का का लड़के हो जाता है, बहुवचन का लड़के का लड़कों हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें अनुस्वार भी लगाना होता है, ऐसे वो हम नहीं लगाएंगे तो फिर वो लड़कों हो जाएगा, लड़कों अगर करना है, ठीक है। वैसे ही लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन है, लेकिन जब हम ने को से लगाएंगे तो लड़कियां से पुस्तक ले आओ नहीं, लड़कियों से पुस्तक ले आओ। तो हम जब वचन की बात करते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां हमारी हो जाती है वचन में, और जैसे ही वचन संबंधी अशुद्धि हो गई तो बाकी हमारा गलत और अंक हमारे कट जाएंगे, इसलिए वचन संबंधी अशुद्धियां हमें नहीं करनी होती। तो ये हमने सीख लिया था लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। अब हमारी है कारक संबंधी अशुद्धियां। तो कारक विषय आप समझ लीजिए, कारक मेरी वीडियो देखकर। उसके बाद अब जैसे ने को से पर में के लिए वगैरह वगैरह, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। अब माँ ने मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, और यहाँ आगे आपने उत्तर दे दिया, पुस्तक मेज में है, पुस्तक मेज में है। में माने होता है जब किसी चीज के अंदर, लेकिन पुस्तक मेज के ऊपर होती है, अंदर नहीं होती है, तो आपको क्या लिखना होता है, पुस्तक मेज पर है, मेज में है नहीं, मेज पर है। और जब आपको अंदर की बात करनी है तब आपको लिखना है जैसे दाल में मक्खी गिर गई। अब जो मक्खी है वो दाल के अंदर गिर गई ना, इसलिए दाल में मक्खी गिर गई, तब वहां पर दाल पर मक्खी गिर गई नहीं लिखना होगा, दाल में, क्योंकि वो उसके अंदर गिर गई, दूध में मक्खी गिर गई क्योंकि वो उसके अंदर गिर गई। तो ये कारक संबंधी अशुद्धियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तब हमें समझना पड़ता है कि नहीं, ये कारक गलत लगा है, इस वाक्य में इस प्रकार के कारक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना पड़ता है और वहां पर कारक ठीक कर देना होता है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में किस चीज की अशुद्धि है, तब आप बता सकते हो कारक की, सर्वनाम की, विशेषण की, लिंग की, वचन की। संज्ञा वाली लिंग और वचन होती है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम क्या होता है ये आपको पहले से पता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, लिंक में लिंक दे रखा है मैंने। अब सर्वनाम संबंधी विशेषता अशुद्धियां जो है लोग कैसे करते हैं, ऐसे, मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमसे बताया था, ऐसी बात करते हैं हम। तुमको बताया तो था, लेकिन ये बिल्कुल गलत प्रयोग है। हम लिखते हैं मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें बताया था। यदि हम किसी के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं या हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे हम कह रहे हैं यह अध्यापिका जी की कलम है, ठीक है, और उनके लिए अगर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया तो यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, यह अध्यापिका जी के लिए प्रयोग हो रहा है।
तो यहाँ पर उसकी आएगा क्या? नहीं आ सकता ना, क्योंकि आप अध्यापिका जी को तू थोड़ी ना बोलते हो, आप बोलते हो। तो आप क्या लिखोगे? यह उनकी कलम है, उनकी, यह उनकी कलम है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी को बताते हो कि यह मेरा घर है या यह हमारा घर है, मेरा घर, हमारा घर। एक व्यक्ति अपने लिए सिर्फ कह रहा है तो मेरा घर, और अपने पूरे परिवार के लिए कह रहा है तो हमारा घर, ठीक है। लेकिन जब उसे अपने किसी मित्र को कहना है तब वो ये नहीं कहेगा कि हमारा घर चलो, मेरा घर चलो, तब उसे कहना पड़ेगा मेरे घर चलिए या हमारे घर चलिए, ठीक है। तब नहीं कहेगा मेरा घर चलिए, हमारा घर चलिए, ठीक है। जो दूसरा है, जैसे मैं, तुम, आप, ये सर्वनाम है सब, ठीक है। हम, मैं, तुम, आप, हम, और तू भी। ठीक है। मुझे, तुझे। अब ये यहाँ क्या आएगा? तुझे नहीं, तुम्हें, आपको, और फिर हमको नहीं, हमें, हमको नहीं, हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम कैसे नहीं तो हम बात करते हैं कि हमको मिला था, हमको नहीं होता, हमें होता है, हमको होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम हमको बोलते रहते हैं, मुझको मुझको बोलते रहते हैं, तो हमें लगता है वह सही है, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल सही नहीं होता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम के रूप कैसे बदलते हैं, तू, मैं, तुम, आप, हम के साथ। मेरा, तेरा, तुम्हारा, और बहुवचन में तुम्हारे, और आपरा नहीं, आपका, बहुवचन में आपके, और इधर फिर रा हो जाता है, हमारा, और बहुवचन में हमारे। ऐसे ही मेरा, मेरे, तेरा, तेरे। तो किस प्रकार जो है शब्दों का रूप बदलता रहता है। अगर इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अशुद्धियां जरूर करेंगे, और ध्यान दिया तो अशुद्धियां हम कभी नहीं करेंगे। तो उसके लिए ऐसा होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं और ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बातचीत करनी पड़ती है, तभी हमारी हिंदी शुद्ध और परिष्कृत होती है। एक दिन का विषय तो है नहीं कि एकदम से सब ठीक हो जाएगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण जो है एडजेक्टिव, उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं, संकल्पना समझ सकते हैं। उससे संबंधित अशुद्धियां भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि अच्छा का स्त्रीलिंग होता है अच्छी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, लेकिन बढ़िया का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। तब मिठाई बोलना है तो भी बढ़िया मिठाई स्त्रीलिंग है, और अगर कुछ आदमी की तारीफ करनी है तो भी हम कहेंगे बढ़िया आदमी, जबकि वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो है रूप परिवर्तित नहीं होता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। जबकि अच्छा का जो है लिंग परिवर्तित होता है, इसलिए हम अच्छा लड़की नहीं कह सकते। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लोग, अच्छे लोग,
अच्छे लोग, बहुवचन आ जाएगा तो एक ही मात्रा आ जाएगी। तो ये किस प्रकार विशेषण का प्रयोग करना है लिंग के हिसाब से, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे चतुर है, तब हम क्या कहेंगे? चतुर लड़का और चतुर लड़की। चालाक लड़का, चालाक लड़की। चालाक में एक ही आएगा, चालाकी लड़की और चालाका लड़का या चालाक लड़का ऐसे नहीं होता। तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धियों को हमें ध्यान में रखते हुए विशेषण संबंधी अशुद्धियां नहीं करनी है। हम बात करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों की। तो क्रिया के जो कुछ रूप होते हैं ना, जैसे कि अगर चाहे ये बात स्त्री बोल रही हो या पुरुष, ठीक है, स्त्री या पुरुष कोई भी बोले, वो कहेगा मैंने सुना था। सुना, मैंने कहा था, कहा। लेकिन इसकी अशुद्धियां कैसे होती हैं? लड़का बोल रहा है मैं सुना था कि तुम आए हो, लड़की कहती है मैं सुनी थी कि तुम आने वाली हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था को लड़का कैसे बोलता है? मैं तुझे वहां जाने को बोला था, मैं तुझे बोला था, ठीक है। और लड़की कह रही है मैं आपको बोली थी। तो मैं आपको बोला बोली बिल्कुल नहीं होता, वो होता है मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बोला था, ठीक है। और लड़की भी बोलेगी कि मैंने आपसे बोला था। मैं आपको बोली, मैं सुनी, मैं सुना, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी हम लोग करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता चल जाएगा कि ओह ये अशुद्ध वाक्य था, तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, और जब हम बोलने में नहीं करेंगे तब हम लेखन में भी नहीं करेंगे। हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, पहले आप मेरी वीडियो से देख लीजिएगा, संकल्पना आपकी जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। ऊपर आकाश में देखो, हम बोलते हैं लेकिन आकाश तो ऊपर ही होता है ना, तो ऊपर देखो बोलेंगे तो भी वो आकाश में ही देखेगा, ऊपर की तरफ। वह लगभग दौड़ रहा था। लगभग माने होता है अप्रोक्सीमेटली। लगभग कौन दौड़ता है? वह दौड़ रहा था। सारी रात भर में जागता रहा, या तो सारी रात मैं जागता रहा, या रात भर मैं जागता रहा। दोनों चीजें इसमें नहीं आ सकती हैं, ठीक है। मेरी पुस्तक नीचे जमीन पर गिर गई, तो पुस्तक नीचे गिरेगी, जमीन पर लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर मेरी पुस्तक नीचे गिर गई। तो इस प्रकार आपके मस्तिष्क में भ्रांति उत्पन्न करने वाले यानी कि कंफ्यूजन पैदा करने वाले जो हैं वाक्य आपको आते हैं परीक्षा में, जिन्हें आपको शुद्ध करना होता है। तो ये थी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। ऐसे ही जब आप विशेषण, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां पढ़ते हैं तो कई बार जो है विशेषण दोहरा दिए जाते हैं, क्रिया विशेषण दोहरा दिए जाते हैं, क्रिया दोहरा दी जाती है। दोहराना माने रिपीटिशन, मतलब उसका एक शब्द लिखा होता है और दूसरा उसका पर्याय होता है, यानी कि सिनोनिम होता है। जैसे मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं, है ना। अब ये 10 रुपए की विशेषता यहाँ पर थी केवल है, तो या तो आप केवल ही लिखेंगे या आप मात्र ही लिखेंगे।
तो जब भी जो हमने इतनी सारी अशुद्धियां पढ़ी उनमें कई बार जो है वो विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये शब्द दोहरा दिए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं। तब आपको सोचना होता है कि हमें दोनों में से एक को चुनना है, दोनों को नहीं चुनना। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी होती है स्पेलिंग, अब उसकी अशुद्धियां तो सबसे ज्यादा होती हैं। तो जो कॉमन यानी कि सामान्य अशुद्धियां होती हैं सबसे ज्यादा होती है इस शब्द में। ये शब्द जितना पवित्र है ना बेचारा, उतनी इसकी वर्तनी सब गलत लिखते हैं। ये सुंदर शब्द आशीर्वाद अधिकतर ऐसे लिखा जाता है। और लोग इसे पढ़कर आगे बढ़ भी जाते हैं कि ये तो सही है, कोई गलती है ही नहीं, और उस वाक्य को बार बार पढ़ते हैं कि सही तो सब लिखा है, क्या गलती है। इतनी आदत हो चुकी है इसको ऐसे देखने की, ये गलत शब्द है, ये सही शब्द है। तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि जो ज्यादातर गलत लिखी जाती है, मैं वही बता रही हूँ। अब दुनिया की सारी वर्तनियां तो यहाँ लिखी नहीं जा सकती है। तो ये है सन्यासी, सही वर्तनी जिसे अधिकतर अनुस्वार नहीं लगाया जाता और इस तरह सिर्फ लिख दिया जाता है सन्यासी, और लोग इसी को सही समझते हैं। जबकि सही वर्तनी ये है कि अनुस्वार भी लगता है, आधा न भी लगता है, और ये बिल्कुल गलत वर्तनी है। फिर जब करण लगता है, जैसे प्रस्तुति, प्रस्तुति, प्रस्तुति शब्द ऐसे होता है, प्रेजेंटेशन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, लेकिन जब इसमें करण लग जाता है ना तब ये हो जाता है प्रस्तुतिकरण। करण लगने में ऐसे हो जाएगा ये। तुष्टि, तुष्टि माने सैटिस्फैक्शन, संतोष, करण लग जाएगा तो तुष्टिकरण, तुष्टिकरण नहीं, तुष्टिकरण। ये भी नियम हमें पता नहीं होता कई बारी, तो उस चक्कर में हम ऐसे लिख देते हैं प्रस्तुतिकरण, जो कि बिल्कुल गलत होता है, ये सही होता है। और सशक्ति, जैसे शक्ति तो ई की मात्रा होती है, लेकिन सशक्तिकरण हो जाता है तो तब वो ऐसे हो जाता है ई की मात्रा। ये हो गई हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कि हम उन वर्तनियों को हमेशा सही समझते हैं। और एक वर्तनी जो ज्यादातर गलत लिखते हैं सब और सोचते हैं कि ये तो ठीक है। वैसे तो बच्चे बहुत तरह की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, उनको एक वाक्य बोलो तो उसमें 10 अशुद्धियां होती हैं, लेकिन मैं कॉमन यानी कि सामान्य अशुद्धियां बता रही हूँ, जो कि जो लोग हिंदी में अच्छे होते हैं वो भी ऐसी गलतियां कर लेते हैं। ये उज्ज्वल होता है, जो ये गलत है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, ये सही है। तो ये कुछ मोटे मोटे शब्द हैं जिनकी वर्तनी गलत लोग लिख देते हैं और फिर वो उनको वैसा ही याद रह जाता है, तो वो समझते हैं कि ठीक ही तो लिखा था हमने, तो ये क्या हो गया। तो ये है, तो ये जो है इस प्रकार की अशुद्धियां हमसे ना हो, इसलिए अब हमें इन्हें अपनी बुद्धि में रखना है। एक तो इनके अलावा मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती हैं कि मुहावरा कोई और प्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन कोई और प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपका मुहावरों का ज्ञान उत्तम होना चाहिए। अगर आपका मुहावरे का ज्ञान अच्छा है तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं एक कार्यपत्रक यानी कि एक वर्कशीट पोस्ट कर रही हूँ, उसके सारे प्रश्न आप पढ़िए और उसके उत्तर नीचे टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, और मैं आपके उत्तर पढ़कर बताऊंगी कि आपने उत्तर सही दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ बांटें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हिंदी संबंधी अन्य किस प्रकार की वीडियो आप मुझसे चाहते हैं कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।